नमस्ते। आज हम एक सुंदर कहानी देखने वाले हैं। कहानी का नाम है बंधन का पंछी। ये कहानी चतुरंग के द्वारा लिखी गई है। चतुरंग आधुनिक साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में सुंदर कहानियों का लेखन किया है। बंधन का पंछी जब आसमान में घूमता है तब वो स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसी पंछी को जब अपने घर लेकर आते हैं, उसको पिंजड़े में बंद करते हैं तो पंछी बंधन का पंछी बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये कहानी जो लिखी गई है, जिसमें करीम नाम के बच्चे के ऊपर इस कहानी का लेखन किया है। तो करीम किस प्रकार से बंधन का पंछी है, इसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। करीम स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसके अब्बा उसका स्कूल छुड़वाकर उसको बीड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए लगवा देते हैं और उसी कारण उसकी आजादी किस प्रकार से छीन जाती है, इसका चित्रण इस कहानी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक दिन की बात है, दिन चढ़ चुका था। करीम जल्दी जल्दी बीड़ी फैक्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। देखता है कि रास्ते में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। उस कंचे के खेल में करीम भी शामिल हो जाता है, जिसमें वह हर बार जीतता है, जिसके कारण उसका हौसला और बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय उसको याद आती है कि बीड़ी फैक्ट्री की तरफ जाने की, इसलिए वो खेल छोड़कर बीड़ी की फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है। देखता है कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे कि जिसमें एक नायडू नाम के लड़के को सारे बच्चे उसकी मोटी देह के कारण उसको बोंडा बोंडा पकोड़ा पकोड़ा कहकर चिढ़ा रहे थे। करीम चलता हुआ बाजार में आता है। उसी समय उसको किसी की पुकारने की आवाज सुनाई पड़ती है। पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर जनार्दन था। जनार्दन स्कूल जा रहा था। जनार्दन और करीम दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन अब जनार्दन स्कूल जा रहा था और करीम जो है वो बीड़ी फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। करीम बीड़ी फैक्ट्री तरफ जाते समय फटे पुराने कपड़े पहनकर जा रहा था, लेकिन जनार्दन जो है वो स्कूल के कपड़े पहनकर सज धज कर स्कूल की तरफ जा रहा था। ये देखकर कि करीम के मन में एक वेदना का अनुभव होता है, क्योंकि दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन अब परिस्थिति अलग थी। इसके कारण उसको अपने स्कूल छूट जाने का दुख था। करीम और जनार्दन दोनों रास्ते से जा रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर कुछ देर जाने के बाद करीम पूछता है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? उसी समय जनार्दन कहता है कि हम स्कूल में जल्दी जाते हैं, लेकिन उससे पहले सामी के घर में जाकर कुछ देर खेलते हैं और बाद में वहां पर स्कूल जाते हैं। कुछ देर होने के बाद जनार्दन ने करीम से पूछा कि तूने स्कूल क्यों छोड़ दिया? ये सवाल सुनने के बाद करीम को बहुत दुख होता है, लेकिन वो उत्तर देता है कि अब्बा ने छुड़वा दिया। तो ये पूछता है क्यों? क्योंकि मुझे भी कमाना चाहिए, मुझे भी अपने घर परिवार के लिए कुछ काम करना चाहिए। ये सुनने के बाद जनार्दन कहता है, नहीं, छोटे बच्चों को कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको पढ़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी कहते हैं। ये सुनने के बाद जनार्दन को तो अच्छा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि कैसे हो सकता है, इसलिए दोनों भी चुपचाप वहां पर से रास्ते से जा रहे थे। उसे कुछ देर जाने के बाद जनार्दन करीम को दिखाता है कि स्कूल के पास जो पीले रंग का घर है वो सामी का घर है। हम स्कूल छूटने के बाद उसके घर में खेलने के लिए जाते हैं। अगर तुझे समय मिलता है, क्या तुम भी हमारे साथ खेलने के लिए आ सकते हो? करीम तो हाँ कहता है, लेकिन उसके मन में विचार आता है, अरे सुबह से तो शाम तक मैं उस बीड़ी फैक्ट्री में काम करता रहता हूँ, रात के समय भी मुझे वहां पर काम करना पड़ता है, लेकिन ये आसानी के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नहीं जा सकता हूँ। ऐसा विचार उसके मन में आता है। दोनों रास्ते से चलते हुए एक जगह पर आते हैं कि जहां पर एक रास्ता स्कूल की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता बीड़ी फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। जनार्दन ने अच्छा कहकर वो स्कूल की तरफ मुड़ा और करीम जो है वो अपने कारखाने की तरफ मुड़ा। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार से कि करीम जैसे अपने कारखाने की ओर बढ़ता है तो उसको लगता है कि उसकी स्कूल जो है वहां पर छूट चुकी है। करीम चलता चलता हुआ बीड़ी फैक्ट्री के पास आता है तो बीड़ी फैक्ट्री के पास कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा खेल कि करीम के बहुत ही दिल के करीब था, क्योंकि इस गुल्ली डंडे के लिए वो खाना तक छोड़ सकता था, इतना दिल जो है उस खेल पर था। वो कुतूहल के साथ कि उस खेल को देखता रहता है, क्योंकि वहां पर तिम्मारेड्डी खेल रहा था। तिम्मारेड्डी बहुत अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए वो खेल रहा था। उसी समय करीम के मन में कुतूहल बढ़ता है कि करीम किस प्रकार तिम्मारेड्डी कैसे खेलता है, गुल्ली कितनी दूर जाती है, वो कुतूहल के साथ देख रहा था।
तिमारेड्डी खेलने के लिए तैयार था। उसने गुल्ली को नीचे रखा और बच्चों को कहा 1 2 3 रेडी। सब बच्चों ने कहा कि रेडी। तो हल्के से तिमारेड्डी ने अपने डंडे के द्वारा गुल्ली पर मारा। गुल्ली हवा में उड़ी। उड़ने के बाद तिमारेड्डी उसके ऊपर मारने के लिए उसने डंडा फिराया, लेकिन गुल्ली का और डंडे का कोई मेल न हुआ। गुल्ली ऊपर से नीचे उसी तरह जमीन पर आकर गिरी, लेकिन तिमारेड्डी जो है वो अपने आप घूमकर उसी जगह पर आकर खड़ा रहा। तो ये देखने के बाद करीम को बहुत ही हंसी आ गई और वो हंसना शुरू कर दिया। जैसे करीम ने हंसना शुरू कर दिया तो सारे बच्चे वहां पर हंसने लगे, क्योंकि कहा जाता है कि हंसी जो है वो संक्रामक होती है। कोई एक बच्चा अगर हंसता है तो सारे बच्चे हंसने शुरू कर देते हैं। तो सारे बच्चे हंसते हुए देखकर तिमारेड्डी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो करीम को कहता है कि आया बड़ा खिलाड़ी, जरा खेल कर दिखाओ कि तुम भी कितने बड़े खिलाड़ी हो। जैसे ही बात सुनता है करीम तो उसका हौसला और बढ़ता है। उसको कोई अगर चुनौती देता है तो वो क्या करता है, देखो उस चुनौती के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो करीम कहता है हाँ तो खेलने के लिए मौका तो दे, तो दिखाता हूं मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं। तो तिमारेड्डी भी कहता है हाँ हाँ ले लो डंडा और खेल के दिखाओ। तो ये चुनौती स्वीकारने के बाद करीम की बाहें फड़फड़ाने लगती है और वो क्या करता है कि खेलने के लिए आगे आता है। डंडा हाथ में लेता है, गुल्ली को जमीन पर ठीक तरह से रखता है और विरोधी पक्ष के बच्चों को पूछता है कि रेडी। तो 1 2 3 रेडी। तो सारे बच्चे कहते हैं रेडी। जैसे ही करीम क्या करता है, गुल्ली हुई जो जमीन पर रखी थी उसके ऊपर हल्के से डंडा मार देता है। गुल्ली हवा में उड़ती है और उसी को क्या करता है, देखो ये करीम जोर से अपने डंडे से मार देता है। ठन से आवाज करती हुई गुल्ली बच्चों के सिर के ऊपर से रास्ते के नाले में जाकर गिरती है। और ये देखने के बाद सारे बच्चे करीम के लिए तालियां बजाते हैं और वाहवाही करते हैं और शाबाश ऐसा बोलते हैं। जैसे ही वाहवाही होती है, शाबाश ऐसा बोल दिया जाता है, तो करीम का हौसला और बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको लगता है कि जब वो डंडा देने के लिए तिमारेड्डी के पास चला जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने कई हजार लड़ाइयां जीत कर आया हो। उसी सेनापति के भाव से वो अपना डंडा तिमारेड्डी के हाथ में देता है। सारे बच्चे करीम के लिए तालियां बजा रहे थे और उसी समय बीड़ी फैक्ट्री के बाहर उसके अब्बा उसको आवाज दे रहे थे, अरे बेवकूफ, वहां क्या कर रहा है, जल्दी आ इधर, कारखाने में बहुत काम पड़ा है। और ये जैसे ही सुनता है तो करीम के चेहरे पर का जो आनंद जो है, उत्साह जो है वो पूरी तरह से निकल जाता है। नीचे मुंह करके वो कारखाने की तरफ बढ़ता है। कारखाने की सीढ़ियां चढ़कर वो दरवाजे पे आता है। जैसे देखता है कि अब्बा की आंखें गुस्से से लाल थी। जैसे ही करीम पास आता है तो अब्बा उसके गाल पर जोर से तमाचा मारते हैं। जैसे ही तमाचा मारते हैं तो करीम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो रोना शुरू कर देता है। रोते हुआ चेहरा लेकर वो कारखाने के अंदर चला जाता है। उसी समय अब्बा उसके सामने कुछ पत्ते और कैंची फेंक देते हैं, क्योंकि अब्बा को उसके बचपन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि सारे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, लेकिन ये अपना बचपन छोड़कर वो क्या कर रहा है, इस बीड़ी फैक्ट्री में आकर काम कर रहा है। अगर इसने काम नहीं किया तो कुछ पैसे कम मिलेंगे। इस प्रकार के विचार रखने वाले पिताजी को उसके बचपन के या बचपन के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कहते हैं कि उसको बीड़ी फैक्ट्री में या पर कारखाने में लगवा देते हैं। अब ये करीम जो है वो अंदर बैठा हुआ इस पत्तों को कतर रहा था, लेकिन सारे बच्चे जो है वहां पर बाहर खेल रहे थे। बाहर बच्चे की खेलने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन करीम रोता हुआ वहां पर अंदर अपना काम कर रहा था। तो यहाँ पर एक कहानी खत्म होती है, लेकिन इसी कहानी के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि करीम जो है किस प्रकार से बंधन का पंछी बन चुका है। सारे बच्चे जो है वो आजाद पंछी की तरह खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, लेकिन करीम को किसी प्रकार की आजादी नहीं थी। धन्यवाद।